देख रहे हैं जिन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम के नवनियुक्त सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों का हुआ गठन। नगर विकास व आवास विभाग के उपसचिव राहुल वर्मन ने दिलाई गोपनीयता की शपथ। फुलपरास थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। लौकहा के चतुर्भुज पिपराही में हुए डकैती की घटना का अपराधी गिरफ्तार। देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद। कलवाही पुलिस ने 252 लीटर नेपाली देशी शराब व 5 मोटरसाइकिल के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने बाइक चोरी कर भाग रहे 2 नेपाली चोर को किया गिरफ्तार। राजनगर टीपीसी भवन में नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बिस्फी के टीपीसी भवन सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएलओ का 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ। मधवापुर सीएचसी में मिशन इंद्रधनुष की सफलता के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय बीएलओ की हुई बैठक। मतदाता सूची सुधार को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। हरलाखी के सीएचसी उमगांव परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। हरलाखी के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी के एमओ इंद्रजीत कुमार के स्थानांतरण पर महिला महाविद्यालय परिसर में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर प्रखंड कार्यालय के बीपीआरओ कार्यालय पर बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन के बैनर तले 8 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। पंडौल में ककना ब्रह्मस्थान के जमीनी विवाद में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, मौत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम कार्यालय के सभागार में नगर निगम के नवनियुक्त सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान नगर आवास एवं विकास विभाग के सचिव राहुल वर्मन के द्वारा मेयर, डिप्टी मेयर व अन्य वार्ड पार्षदों को यानी कि कुल सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इंदौर की तर्ज पर मधुबनी को विकसित किया जाएगा। वे शीघ्र ही पार्षदों की टीम के साथ यहां का दौरा कर साफ सफाई और अन्य किए जा रहे कार्यों को देखेंगे ताकि वहां की नीति व कार्यों को यहां पर उतारा जा सके। नगर निगम सभागार में मंगलवार को सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद संबोधित करते हुए मेयर अरुण राय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यहां गठित सशक्त अस्थायी समिति अपने महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्र का विकास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने उम्मीद जताया कि गठित कमेटी अपने निर्णय से आम लोगों के सपने को साकार करेंगे। नगर विकास व आवास विभाग के उपसचिव राहुल वर्मन ने सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें महापौर अरुण राय व उप महापौर अमानुल्लाह खान के अलावे 7 सदस्यों ने सदस्य के रूप में वार्ड 4 के पार्षद आशीष, वार्ड 30 की सहनी, वार्ड 36 की निराला देवी और वार्ड 40 की विभा देवी ने शपथ लिया। मौके पर वरीय सहायक प्रमोद वर्मा,
नंद मंडल, पंकज मिश्रा, शिव नारायण राम व कई लोग थे। आप लोग से कृपया अपना नाम से बोलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सबको ढेर सारी बधाई। सदस्य जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर अपना साइन करके जहाँ करवा लेंगे। जहाँ सदस्य लिखा हुआ है मतलब मिलेगा सदस्य डिप्टी मेयर साहब की तरफ से साइन कर रहे हैं। हम तो पाठ सकते हैं, ऊपर पर हो गया लिखा हुआ आयोजन करेंगे तो पुनः आप सबसे मुलाकात होगी और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नीतिगत निर्णय लेकर और नगर निगम को आगे ले जाना है। मेरी अपेक्षा है और विश्वास है कि आप लोग सक्रिय सहभागिता इसमें रहेगी और नगर निगम जो प्रगति में बड़ा पिछड़ा हुआ है उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाने का आप लोग काम करेंगे। शपथ करना हुआ है, इसके लिए सबको बधाई। यहाँ से जाने के पहले आग्रह है जलपान ग्रहण करें और उसके बाद शपथ ग्रहण की कार्रवाई समाप्त की जाएगी और पुनः हम लोग मिलेंगे तब विस्तृत रूप से आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद। विधिवत रूप से मधुबनी नगर निगम में मंत्रिमंडल के विस्तार का विस्तार हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है। मधुबनी के विकास को लेकर के खास करके जो 3-4 मुद्दे हैं, आवास योजना है, जल जमाव है, जल निकासी है और पेयजल का मुद्दा है और सड़क से अतिक्रमण। क्या नए मंत्रिमंडल से शहर के लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। और आज जो है टेलर चालू हुआ है 1 से 45 वार्ड में। अब 1 से 45 वार्ड मतदाता को ये पता चलेगा कि फिल्म कैसा निकलेगा। और 1 से 45 वार्ड में मधुबनी जिला के लगभग लोग को मालूम है ये वोट ऐसा ताकतवर आया है कि एक एक काम ईमानदारी पूर्वक मधुबनी जिला में दिखाई देगा और हमारे जिला से लोग दूसरा जिला में सीखेंगे कि ईमानदारी किस ढंग से कैसा होता है और कैसा काम होता है। तो एक एक काम ईमानदारी पूर्वक होगा। आज जो हम सशक्त समिति का जो बैठक करवाए हैं उसमें हर जाति के साथ है। जैसे 4 वार्ड से एक जो है तुरहा से है जिसका नाम है अरुण कुमार, आशीष कुमार झा ब्राह्मण से है जो 6 वार्ड से है, 30 वार्ड से सुलेखा देवी जो जात के मंडल से है, 24 वार्ड जमील अंसारी जो मुस्लिम से है, वार्ड नंबर 35 कैलाश सानी जो जात के सानी से है, वार्ड नंबर 36 निराला देवी जो जादव से है, वार्ड नंबर 40 विभा देवी जो भुइहार से है। एक राजपूत से हम हो गए, दूसरा उप मेयर साहब मुस्लिम से हैं। तो मधुबनी जिला में 1 से 45 वार्ड में
हर जाति के लोग को बुलाए हैं, हर पार्षद लोग हर जाति के लोग आए हैं और शहर के लगभग गणमान्य व्यक्ति को हम कहे थे आज हमारा शतक बैठक है, उसमें आप लोग आइए और देखिए कि हम हर जाति के पार्षद को बुला करके उसमें शपथ ग्रहण करवाए हैं। तो डिप्टी सिक्योरिटी साहब जो पटना से आए हैं, उनके ही नेतृत्व में आज ये शपथ ग्रहण हुआ है। हमको लगता है कि मधुबनी जिला में एक एक काम जो दिखाई देगा, जो पटना से आए हैं तो उनको भी लगेगा ने वाकई में मधुबनी जिला में जो 7 पार्षद को शपथ ग्रहण कराए वो अपने आप में था। और शपथ ग्रहण एक चर्चा का विषय होगा। ये ऐसे ही शपथ ग्रहण जो लिया जाता है कोर्ट में, ऐसा नहीं हुआ। ये शपथ ग्रहण है। और ये शपथ ग्रहण पे ये 7 पार्षद मेयर, उप मेयर मधुबनी जिला के लिए खड़े उतरेंगे। खड़ा उतर के 1 से 45 वार्ड के हर मतदाता को ये दिखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि वाकई में ये कड़ाके के धूप में लाइन में खड़ा होकर के जो पार्षद को चुने हैं, मेयर को चुने हैं, उप मेयर को चुने हैं, तो मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय होगा, चर्चा के विषय में आएगा और काम दिखाई देगा, काम बोलेगा। हम कुछ ही दिन में अभी इंदौर जा रहे हैं, इंदौर का वातावरण लेकर के मधुबनी आएंगे और प्रयास हमारा रहेगा मधुबनी शहर भी कम से कम इंदौर शहर नहीं तो औरों शहर से अच्छा दिखाई दे। यही कह के हम अपना बात को समाप्त। एक सवाल है कि मधुबनी नगर निगम में जो अस्थायी सशक्त समिति का आपके द्वारा गठन हुआ, तमाम जातीय समीकरण को लेने के बाद नई परिपाटी की शुरुआत की है आपने, नए लोगों को लिया है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि पुराने लोग आएंगे, पुराने धर्रे पर नगर निगम होगा। जो शहर के लोगों के बीच जो चर्चा है, तो इनको क्या संदेश देंगे आप कि नए लोगों के साथ आप दोनों लोग का, मेयर और डिप्टी मेयर का तालमेल करके विकास को तीव्र गति देने के लिए कैसे क्या करें? हम जो पुराने पार्षद हैं इनको न्योता देंगे कि आप देखिए कि आप 1 से 45 वार्ड के पार्षद चुन करके आए हैं, मतदाता आपको वोट दे करके जिताया है, आप उनके लिए ईमानदारी बरतिए। हम पार्षद, उप पार्षद ईमानदारी का एकदम ढांचा और फूल की तरह सजा देंगे। लगेगा कि ईमानदारी है, लेकिन सोच अपना अपना है, सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो हमारे पार्षद जो भी हैं, जो भी बात हो शहर में जो ईमानदारी तौर तरीका से काम होगा, उस पर कोई बात करेगा तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात करेंगे। और जमीन बेच के कोई भी आदमी, जो भी पार्षद जीत करके आए हैं, जमीन बेच करके कोई काम नहीं करे, सही काम को सराहनीय दे, सम्मान दे, गलत काम को तुरंत ये दिशा दिखाएं, ये काम गलत हो रहा है पार्षद साहब, तुरंत इस बात को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे और उसको सही तौर तरीका से शहर में काम लाने का काम करेंगे। क्या नए मंत्रिमंडल को लेकर के शहर की विकास को जो तीव्र गति मिलना चाहिए वो कब तक मिल पाएगा? क्योंकि शहर में एक समस्या है, शहर में 2-3 ऐसी समस्या है जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो पेयजल हो, जल जमा हो, पार्किंग हो, बस स्टैंड हो। इन सब चीज़ों पर नए मंत्रिमंडल के साथ कैसे तालमेल बैठा के आप लोग काम करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आज सशक्त अस्थायी समिति का गठन हो गया। अब हम लोग इसको अपना कैबिनेट मानेंगे। 1 से 45 वार्ड में 9 आदमी की एक कैबिनेट है। अब जो पिछले 7 निश्चय योजना और विस्तारित क्षेत्र उसकी कमियां, इन सबको हम लोग मिलान करेंगे कि कौन सा काम हुआ, कौन सा काम बाकी है, उसमें आवश्यकता किस काम की है। हमको जनता का सहयोग चाहिए और पूर्व पार्षदों का सहयोग चाहिए, और जो पार्षद हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जो 3 बार 4 बार से जीत के आ रहे हैं, तो उन सबको जोड़ के हम लोग बहुत तेजी में काम को अंजाम देंगे। वैसे
आयुक्त महोदय और अभी जो हमारे पटना के निगम के पदाधिकारी आए हुए राहुल जी, ये यहाँ मौजूद हैं। अभी आश्वासन मौखिक तौर पर दे रहे थे कि कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, सब कुछ है, लेकिन निगम खाली है। अभी जो आयुक्त महोदय से हम लोगों का जो बात हुआ, आमदनी कम और तनख्वाह ज़्यादा वाली बात हुई, तो इस पर थोड़ा सा हम लोगों को गंभीरता से सोचना होगा और उन्हें जनता में भी इस बात के लिए अलग जगाना होगा कि वाकई अगर आपको 5 मंजिला बिल्डिंग है और 300 रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो आपको अपनी नीयत में साफ करना होगा। मत समझिएगा कि मेरा डिप्टी मेयर है इसलिए 500 रुपया का अब 1000 होने जा रहा है। आपको खुद गिरबान में झांकना होगा। अगर किसी झोपड़ी का 100 रुपया लग रहा है और किसी महल का 100 रुपया लग रहा है, तो आप स्वतः इस बात के लिए आ जाइए कि आपका क्या होना चाहिए। जो एक तरीका है, जो ट्रेडिशन है, उस पर काम होना चाहिए। अब जब भी आमदनी इसमें आएगी, चूंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट है, इसमें तो 2-3 तरह से दान अनुदान से और जो आमदनी है उसी से विकास होगा। क्या आप लोग कॉमर्शियल और डोमेस्टिक, हाँ, जो फ्लैट बना हुआ है, हाँ, उनका अलग अलग टैक्स निर्धारित करने जा रहे हैं? नहीं, वो तो है ही, फर्क है ही, दोनों में फर्क है ही। नक्शा बनाने में भी इसी तरह की प्रक्रिया कमर्शियल है। हाँ, जो कमर्शियल है वो है ही है। जैसे आप मार्केट बनाते हैं तो उसका एस्टीमेट के आधार पर पेमेंट अलग करते हैं, और अगर घर बनाते हैं तो एस्टीमेट के आधार पर पेमेंट अलग करते हैं। 2% 1% का फर्क है। इस तरह से ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर हम लोगों को उतारना है। आमदनी बढ़ाना है, तब विकास होगा। पैसा आएगा तब न विकास होगा। अब चूंकि बहुत सारे सरकार की स्कीम है, NGO है, माने बहुत सारे चीजें हैं माने जिसमें निगम के अधीन में काम होने जा रहा है। उसमें विधायक जी जो हम लोग के अभी मंत्री हैं, उद्योग मंत्री है, उन लोगों का भी मेहनत जारी है और उन लोगों के जरिए काम हो रहा है। मान लीजिए नगम में अशोके जी वो स्ट्रीट लाइट दिए हैं, तो एक हुआ ना कि शहर में हमको एक काम मिला। उसी तरह उनसे भी बात की जाएगी। जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो MLC हो, सबों से हम लोग बात करेंगे। ये मान के चलिए कि दान अनुदान का मामला है, उसमें हम लोग विस्तार से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मेयर साहब के साथ साना बसाना मतलब ये कि कदम में कदम मिला के चलना इसलिए है क्योंकि जो चीज़ जनता को चाहिए कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, उसकी पहली कड़ी में शौचालय और जो जिसका नाम अभी आ गया उसमें फंड भी है और रिलीज भी हो रहा है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि मेयर साहब का साफ ऐलान है, किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी या घुसखोरी या किसी कमिश्नर से आप हिम्मत समझिएगा कि वो कमिश्नर से हमारा तय था 25,000 पहले खा गया, आप जो फिर मिलेगा तो फिर लेगा, तो ये आपकी जवाबदेही है। हम लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं पैसा किसी को नहीं देना है, और अगर कोई मांगता है तो आप सीधा रिटर्न दीजिए हम लोगों को। हम लोग जहां तक होगा उस पर कार्रवाई हो जाएंगे। ये हम लोग नगर आयुक्त साहब, सवाल है, सवाल ये है कि अब गठन हो चुका है मंत्रिमंडल, तो मतलब नगर निगम की अस्थायी शासक समिति कहेगा, विकास को लेकर के कि क्या नया मापदंड होगा नगर निगम का और उसमें आपकी भूमिका क्या होगी। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि बगैर पार्किंग का मधुबनी शहर में कहीं पार्किंग नहीं है और आप गाड़ी उठा ले रहे हैं, तो पार्किंग का टैक्स कर देते हैं। तो आप पार्किंग स्थल थोड़ा बताइए कि शहरवासियों को जानकारी मिले कि पार्किंग है कहाँ। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, महाराज जी खत्म हो गया। तो हम लोगों के मन में रूपरेखा है कि किस प्रकार हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी सशक्त अस्थायी समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद बोर्ड की भी बैठक होनी है। तो इस शहर के लिए हम लोगों ने जो सोच रखा है और जिसका प्रावधान हम लोगों ने बजट में भी कर रखा है कि जैसे पहले तो प्रवेश द्वार बनाना है शहर के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम करना है कि शहर सुंदर दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो उसका रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया है। माननीय महापौर जी से उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, बोर्ड में भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कई विकास के हैं प्लानिंग है जिस पर हम लोग चर्चा करने के बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगे। आज भी जहाँ इस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, इस हॉल को भी एक बड़ा रूप देना है। इसको एक अच्छा सुसज्जित मॉडर्न हॉल बनाना है। शहर में विद्यापति पार्क है, उसका भी सौंदर्यीकरण करना है और इस तरह से उसको डेवलप करना है कि इस शहर के आम नागरिक जो है परिवार सहित वहाँ सुकून से बैठ सके। वहाँ सब कुछ हो, रेस्टोरेंट हो, शावर हो, बेंच हो, उसको विकसित करना है।
इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शहर को साफ सुथरा रखने के क्रम में जो कचरा उठ रहा है, एक ही जगह कचरा डंप हो रहा है, वो मूसा नगर में। तो हम लोगों ने माननीय महापौर जी के साथ इसके संबंध में वार्ता की है। बहुत जल्दी हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, विज्ञापन प्रकाशित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि शहर के चारों ओर जो है जमीन की उपलब्धता हो, ताकि हर ओर कचरा का डंपिंग हो सके। और ज़्यादा डंपिंग स्थल रहेगा तो जाहिर बात है कचरा का उठाव अच्छा से होगा और शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। वो काम हम लोग सोचे में करेंगे और कई तरह के प्लान हैं ऐसे, इसके बारे में आने वाले दिनों में खुलासा किया जाएगा और आप लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी। दूसरी बात जो आपने की पार्किंग की, तो अभी देखिए सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन के सामने ठीक जो गेट है उसके अपोजिट में बिहार सरकार की ज़मीन है, जिसे हम लोगों ने सर्वे किया है और हम लोग एक बड़ा सा ई रिक्शा स्टैंड वहाँ बनाने वाले हैं। तो बोर्ड में जब उस प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाएगा तो अतिक्रमण को खाली कराते हुए वहाँ एक अच्छा मॉडर्न ई रिक्शा स्टैंड हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक बस स्टैंड की बात है तो बस स्टैंड के लिए रेवेन्यू विभाग से प्रस्ताव पशुपालन विभाग को गया हुआ है। जमीन हम लोगों ने चिन्हित किया है, वो मत्स्य विभाग की जमीन है, रामपट्टी में है और उम्मीद है कि जल्दी ही एनओसी वहाँ से मिल जाएगा। एनओसी मिल जाएगा तो बस स्टैंड की सुविधा यहाँ प्राप्त होगी। ई रिक्शा स्टैंड के बारे में मैंने बता ही दिया। और जगह जगह जो पार्किंग होता है, अभी देखिए हम लोग का सिर्फ ये कहना है कि ठीक है अभी जगह का अभाव है, तो कहीं आप पार्किंग अगर कर रहे हैं बेतरतीब तरीके से आप कहीं मोटरसाइकिल लगा देते हैं कि जो रोड है वो भी इंक्रोच हो जा रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर जिम्मेदारी आपकी भी थी ना, जब जिस समय जिम्मेवारी ही तो अभी निभा रहे हैं। नहीं, जिस समय मॉल बन रहा था शहर में, लोग पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ रहे थे, आपके यहाँ से उसको एनओसी मिल गया और वो आदमी पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया 4 मंजिले का, तो कहीं ना कहीं तो कमी थी। आप देखिए जिम्मेवारी तो पहले जिम्मेवारी तो देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपका। चूक हुई नहीं चूक हुई। अब तो हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं ना कि अब तो निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो आपको प्रेजेंट में बात करनी होगी कि कैसे इसका निराकरण किया सकता है। दोष गुण अभी याद करने का समय नहीं है। अब शहर को कैसे बेहतरीन किया जाए, कैसे सुंदर किया जाए, कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, उस पर विचार करना है। उसी के लिए तो बोर्ड को बैठकर निर्णय करना है और यही अपेक्षा आप लोग करनी चाहिए कि अभी आपने बात किया कि मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, तो मंत्रिपरिषद से क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यही ना होगी जो गलतियाँ पहले हुई है उसको कैसे दूर किया जाए, तो हम लोग उस पर आगे बात करें कि क्या किया सकता है। कि इतिहास की बात करेंगे कि पहले ऐसे हुआ या गलती हुआ, तब तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कब तक चालू होगा? सम्प हाउस चालू हो गया है। कहाँ पानी? सम्प हाउस चालू, अब तो पानी जब जल जमाव होगा तभी तो चालू होकर पानी निकालेगा। मेरे पास वीडियो है, कहिए तो आपको। नाले को आप 2-3 दिन में साफ कराए हैं, खास करके मेयर साहब उसमें इंटरेस्ट लिए थे। कोतवाली चौक से लेके थाना चौक तक स्टाम ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत जिस नाले का निर्माण हुआ 125 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। 118 करोड़ का 118 वही 125 करोड़ हुआ। तो उसमें जो विसंगतियां थी उसको दूर नहीं की गई। उसमें पहले से कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पानी नहीं ले रहा है। वो इसका मतलब या तो नहीं देखिए उसमें काम नहीं कर रहा है। सम्प हाउस को हम लोगों ने चालू करके देखा है। पहले तो बिजली कनेक्शन नहीं था, तो बिजली कनेक्शन तो अभी 4-5 दिन पहले ही इसको दिया गया। तो 4-5 दिन में के पहले जब उसका कनेक्शन हुआ तो हम लोगों ने स्टार्ट करके चालू करके उसको देखा, पानी खींच रहा है। अभी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और जो पक्कीकरण का कार्य हो रहा है केनाल का, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तीनों केनाल का पक्कीकरण कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि सही ढंग से काम कर रहा है। अभी तो निर्माणाधीन है, अभी आप नहीं कर सकते हैं कि ऊंचा है नीचा है, काम नहीं कर रहा। अधूरा काम में कैसे जांच होगा? जब पूर्ण हो जाएगा तो ये दोष जो है वो दूर हो जाएगा। और सम्प हाउस अभी चालू है, जैसे ही बरसात होगी सम्प हाउस अपना काम करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लोहिया चौक के समीप से बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से देसी कट्टा व जिंदा कारतूस समेत मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सोमवार को फुलपरास थाना को सूचना प्राप्त हुई कि फुलपरास थाना अंतर्गत लोहिया चौक स्थित बस स्टैंड के पास 2 अपराधकर्मी हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई करने हेतु फुलपरास थाना की पुलिस लोहिया चौक पहुंची तो पुलिस को देखकर अपराधकर्मी भागने लगे, जिसे पीछा कर पकड़ा गया। विधिवत तलाशी लेने पर गिरफ्तार व्यक्ति शुभम कुमार के पास से एक लोडेड देसी कट्टा व राजेश कुमार के पास से एक जिंदा कारतूस तथा एक डाइगर फोल्ड छुरा बरामद हुआ। इस संदर्भ में फुलपरास थाना में मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
दोनों गिरफ्तार अपराध कर्मी पर पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही में हुए भीषण डकैती कांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं अपराधी के गिरफ्तार करने बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व लूटा गया आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। बीते 20 जून की रात लौकहा थाना अंतर्गत चतुर्भुज पिपराही गांव में आनंद कुमार के घर डकैती की घटना को 15 से 20 अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में लौकहा थाना में मामला दर्ज किया गया। बीते 17 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर उस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त सुरेंद्र यादव को लौकहा थाना पुलिस द्वारा लौकहा थाना के धर्मपुर गांव भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और डकैती में लूटा गया आधार कार्ड बरामद किया गया। इसको लेकर लौकहा थाना में मामला दर्ज कर अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। ये लौकहा थाना अंतर्गत चतुर्भुज पिपराही में डकैती की घटना हुई थी। उसी के अप्राथमिकी अभियुक्त को कल भारत नेपाल सीमा से पकड़ा गया है, जिसके साथ ये देसी कट्टा, 1-2 जिंदा कारतूस और डकैती में लूटा हुआ वादी का आधार कार्ड बरामद किया गया। तो मैम ये बताएं कि ये जिस तरीके कितने लगभग कितने से कांड इस पे संलिप्त है? ये लगभग 8 कांडों में संलिप्त है। अब तक 8 आपराधिक इतिहास मिला है। इस तरीके से पकड़ा गया काफी सराहनीय कार्य मंडल पुलिस पदाधिकारी की तरफ से और जो टीम गठित थी उनकी तरफ से। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे मैम? 2 डकैती की घटना है, बाकी अन्य कांड दर्ज है। इसके ऊपर एक मर्डर केस है और भी अन्य कुछ चोरी की घटनाएं हैं, कुछ छिनतई की घटनाएं हैं, ये पूर्व से। और बाकी ये लोकली इन्वॉल्व, जैसे 2 टीम वर्क करती है। एक तो नेपाल की टीम हो गई जो सिगुल पासवान और शक्ति पासवान के नेतृत्व में काम करती है, और दूसरी टीम लोकल थी। तो लोकल में भी ये 5वीं गिरफ्तारी है हमारी। नहीं है रही, हमारे थानेदार मेहनत कर रहे हैं और घटनाएं होंगी तो उसका सफल उद्भेदन करना ही हमारा उद्देश्य होता है। और हमारी कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि हम 100% घटनाओं का उद्भेदन ससमय कर पाएं। तो मैम एक बात बताएं, बॉर्डर इलाका है, क्या अपराधियों के द्वारा पुलिस को एक चैलेंज था क्या कि इस तरीके से घटनाएं बार बार हो रही थी, इसके लेकर चैलेंज थे क्या? नहीं, घटनाएं अगर हो रही हैं उसका टाइम से उद्भेदन हो जा रहा है, हमारी यही सफलता है। और रही बात घटनाओं को रोकने का समय और जितनी हमारी सक्षमता होती है उसके अनुसार हम प्रयास करते हैं। बॉर्डर इलाके में हमने प्रॉपर गश्ती करवा रखे हैं और हमारे जो थानेदार हैं स्वयं भी रात को विजिलेंट रहते हैं और निकलते हैं। लीगल एक्टिविटी में संलिप्त है या किसी भी तरह का काम करता है तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और पहले भी हमने कहा है कि जनता से कि वो अगर कोई ऐसी बात है तो हमसे निर्भीक होकर आकर जुड़कर अपनी बात को रख सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो ससमय चीज़ों का निपटारा, उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा सके। थैंक यू। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। कलवाही थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 252 लीटर नेपाली शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही कई आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसमें 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मंगलवार की सुबह कलवाही थाना द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 252 लीटर नेपाली देशी शराब व 5 मोटरसाइकिल के साथ 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब कारोबारियों की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के बुलदेल खंडगांव निवासी राम नारायण सहनी के पुत्र अजय कुमार सहनी, लाल सहनी के पुत्र राजेश कुमार सहनी और रामफल सहनी के पुत्र संजीत सहनी के रूप में की गई है। उनके पास से 252 लीटर नेपाली देशी शराब और 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने बाइक चोरी कर भाग रहे 2 चोर को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक नेपाल के बताए जा रहे हैं। दोनों की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने बाइक चोरी कर भाग रहे 2 नेपाली चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नेपाल बोहराबा गांव निवासी फूल कुमार कापर व रुपेश कुमार कापर के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब 10 बजे
हरिने गांव निवासी अरुण कुमार मिश्र अपने दरवाजे पर बाइक खड़ी कर घर में चले गए। महज कुछ देर बाद जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि बाइक गायब हो गई थी, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिने बॉर्डर पहुंची, जहां उस दोनों चोर को पुलिस ने धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों बाइक चोर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर के टीपीसी भवन में नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन के द्वारा प्रखंड स्तर के सभी अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर प्रभात रंजन के द्वारा प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी व कर्मियों के साथ प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रखंड स्तर पर होने वाले सभी कार्यों में अच्छे से कार्य करने की बात की गई व सरकार के द्वारा दी गई सभी योजनाओं का लाभ जनता तक 100% पहुंचाना राजनगर प्रखंड का लक्ष्य है, यह बताया गया। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा प्रखंड के नाजिर अफजलुर रहमान, प्रखंड समन्वयक, सभी पंचायत सचिव, सभी लेखापाल, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन के सभागार में प्रखंड के सभी बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नए मतदाता सूची के प्रारूप के आलोक में सभी को जानकारी दी गई। बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन के सभागार में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ को 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कई शिफ्ट में दी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी बीडीओ नसीन कुमार निशांत ने किया। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्रपत्र 6, 7, 8 भरने, नए मतदाता का नाम जोड़ने, संशोधन करने, मृत मतदाता का नाम हटाने, लिंगानुपात हेडर पेज में संशोधन सहित कई अहम बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गई। वरीय उपसमाहर्ता ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के अहर्ता के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी। 28 एवं 29 अक्टूबर तथा 25 एवं 26 नवंबर को सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाया जाएगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होगा। इससे पहले 21 जुलाई से 23 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। इसी के अनुसार वोटर लिस्ट से जुड़े अन्य कार्य किए जाएंगे। फोटोयुक्त वोटर लिस्ट को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहचान पत्र की गड़बड़ियों का 100% निवारण भी किया जाएगा। 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदान केंद्रों पर युक्तिकरण एपिक में विसंगतियों को दूर किया जाना है। इस मौके पर बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, विवेकानंद विकल, सुधीर कुमार मंडल, देव कृष्ण शालिनी कुमारी, कैलाश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सीएचसी सभागार में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान मिशन इंद्रधनुष की सफलता को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मिशन इंद्रधनुष की सफलता के लिए मधवापुर सीएचसी सभागार में ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक हुई। 7 से 12 अगस्त तक चलने वाले प्रथम चरण के अभियान की पूर्व तैयारी को लेकर कार्यक्रम में खास चर्चाएं हुई। 9 महीने से 5 साल उम्र सीमा वाले 100% बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया। टीकाकरण से संबंधित बच्चे योजना लाभ से वंचित न होने पाए, इसके लिए समय से पहले बच्चों का सर्वे कर उसका ड्यू लिस्ट तैयार करने का निर्देश आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया। बीसीओ सुधांशु कुमार, शिक्षक नवीन कुमार, अनुपम आलोक, ललित कुमार महतो ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय बीएलओ की बैठक हुई। बैठक में ऐप के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर जानकारी दी गई।
जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय बीएलओ की बैठक कर ऐप से मतदाता सूची सुधार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। बीडीओ सह सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी आमना वसी के निर्देश पर प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रखंड के 3 मास्टर प्रशिक्षक कृष्णदेव प्रसाद, तपेश्वर सिंह एवं मनोज कुमार पासवान के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर ऐप के माध्यम से मतदाता सूची की जांच कर ऐप के माध्यम से लोड करना सुनिश्चित करने एवं जिन मतदाताओं का नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया है उनका पहचान पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर नाम जोड़ने की बात कही गई। प्रशिक्षण के लिए जिला द्वारा, जिसमें 100% 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं का नाम जोड़ना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से नाम जोड़ना, नाम में सुधार, नाम हटाना बताया गया। यह अभियान 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अब साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन कार्य चलेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। धान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड।
हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित सीएचसी परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आशा कार्यकर्ता व आशा फैसिलिटेटरों का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। हरलाखी प्रखंड के सीएचसी उमगांव में 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रखंड के सीएचसी उमगांव परिसर में फैसिलिटेटर व आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को जिला मंत्री प्रीत नारायण दास ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं से हर मौसम में दिन रात ड्यूटी लेती है। आशा कार्यकर्ताएं पूरी ईमानदारी से काम करती आ रही है, जिसकी प्रशंसा भारत सरकार व WHO ने भी कई बार की है। बावजूद सरकार आशा कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में चट्टानी एकता के साथ आशा कार्यकर्ताएं सभी प्रखंडों में धरना पर बैठे हुए हैं। इस बार जब तक सरकार 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं आशा ललिता कुमारी समेत अन्य ने बताया कि हमारी मांग है कि अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व का सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। आशा के भुगतान में व्याप्त भ्रष्टाचार व कमीशन खोरी पर रोक लगे। कोरोना काल में ड्यूटी लिए गए सभी आशा फैसिलिटेटरों को 10,000 रुपए कोरोना भत्ता दिया जाए। आशा व फैसिलिटेटरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा समेत 9 सूत्री मांगे हैं। मौके पर रेखा देवी, सविता, उषा, प्रीति, विभा, सरोज, चित्ररेखा, सरिता समेत दर्जनों आशा कार्यकर्ताएं धरना में शामिल है। जिसका चयन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में हुई थी, स्वास्थ्य सेवा के मूलभूत सुविधाओं के बारे में जागरूक कराने के लिए या फिर सरकारी अस्पताल में जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में जनता, आम जनता में या टोला में हर जनता के पास उसकी जानकारी हो और उसकी सुविधा जो सरकार दे रही है वहां तक पहुंचे, इसके लिए आशा कार्यकर्ता का चयन हुआ था। और आशा कार्यकर्ता को न वेतन मिलता है, न मानदेय मिलता है, सिर्फ प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि इनके लिए न दिन और रात में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये जिस प्रकार काम करती हैं, भारत सरकार ने आशा कार्यकर्ता को कई बार प्रशंसा पत्र दे चुकी है। WHO भी इनको पुरस्कृत किया है, और इनके प्रति इनकी प्रशंसा की है। ऐसी स्थिति में जब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, इन लोगों को भी मानदेय मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ताकि ये और सही ढंग से काम कर सकें। बिहार सरकार से इसी के लिए इन लोगों की जो मांग है वो 12 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है पूरे बिहार में, और उसी के तहत आज ये लोग भी हरलाखी प्रखंड में हड़ताल में बैठे नहीं कर रहा है। काम करवाया जा रहा है रात भर दिन। हम लोग को कोई इज्जत, कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कमीशन तौर पर काम कर रहे हैं। हम लोग को बाल बच्चा भी से मर जाएगा। हम लोग को वेतन चाहिए, सरकारी वेतन घोषित कर दिया जाए 10,000 का, और पेंशन जो है सो 10 लाख मिलना चाहिए रिटायरमेंट में। और हम लोग को काम कराया जा रहा है हद से ज्यादा, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। रहने के लिए घर नहीं है मेरे पास, यहाँ रहते हैं तो सब स्टाफ का रूम मिला हुआ है। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप? 9 सूत्रों मांग है हम लोग को। क्या क्या है? आशा कार्यकर्ता का फैसिलिटेटर संघ राज्य निधि को 10,000 का 1,000 रुपये जो मासिक संबंधित सरकारी का संकल्प है, वो अंकित मासिक संकल्प सरकारी संकल्प किया जाए, प्रोपोषित शब्द में बदलकर नियमित मासिक मानदेय किया जाए, बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया जाए। 1,000 की जगह पर 10,000 रुपया कर दिया जाए। क्या सब मांगे हैं? अश्विन पोर्टल से भुगतान हेतु सभी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर दे प्रोत्साहन मासिक राशि का अध्ययन भुगतान सहित 1,000 अध्ययन भुगतान सहित इसमें से 9 सूत्री मांगों को लेकर आप धरना आज दिए हुए थे। अच्छा, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ललिता कुमारी, कोड 41 और सोठगांव पंचायत से मैं आशा हूँ। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए जान जाना पड़े
हाँ, जो भी हो हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। झेलने के लिए तैयार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गोली खाना पड़े, पानी पीना पड़े, जो भी हो सुख है, इस प्रकार से हम लोग जब मरना ही है तो किसी तरह मरना ही है तो इसी में मर जाएंगे, मंजूर है। काम करके मरते हैं, ऐसे धूप में आते 12 बजे रात में बाल बच्चा को छोड़ के आते, इससे अच्छा है कि यहीं पर धरना प्रदर्शन न 12 बजे दिन समझते हैं, न 12 बजे रात समझते हैं। हम यहाँ पर हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वह इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत मिली है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने थाना पुलिस को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार करीब 15 दिन पूर्व सोहपुर गांव निवासी राकेश यादव ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने लोकलाज के चलते इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, जिसके कारण राकेश का मनोबल और बढ़ गया और फिर पुनः बीते 9 जुलाई की रात 11 बजे जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी, इसी दौरान फिर से घर में घुसकर वह दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब महिला ने चीख पुकार की तो उस महिला का करीब 16 वर्षीय पुत्र उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मार पीट कर भाग गया। महिला का आरोप है कि राकेश यादव शराब तस्करी मामले में पहले भी जेल जा चुका है। उसका नाजायज लोगों के साथ साठगांठ है। वह महिला के पुत्र को भी धमकी देता है कि किसी को अगर उसने कुछ बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा, जिससे पीड़ित परिवार भयभीत होकर थाना में आवेदन दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांचोपड़ताल उचित कार्रवाई करेगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय परिसर में निवर्तमान एमओ इंद्रजीत कुमार के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीलर संघ के द्वारा प्रमुख सोनी देवी ने की। मौके पर उन्हें विदाई दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय परिसर में निवर्तमान एमओ इंद्रजीत कुमार के स्थानांतरण होने पर विदाई दी गई। इस दौरान डीलर संघ के द्वारा प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान सभी ने इनके सफल कार्यकाल की प्रशंसा की। समारोह के दौरान एमओ भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी की धरती से जो प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है उसे आजीवन याद रखेंगे। कार्यकाल के दौरान यहां के डीलर, जनप्रतिनिधि और वरीय अधिकारी का भरपूर सहयोग मिला। मौके पर अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष महिमाकांत झा, सचिव गंगाधर महतो, कोषाध्यक्ष विजय साह, जयचंद्र झा, दिलीप झा समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बीपीआरओ कार्यालय पर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन संगठन के बैनर तले प्रखंड अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन अंचल जयनगर के बैनर तले 8 सूत्री मांगों को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय स्थित बीपीआरओ कार्यालय पर यूनियन के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारी 8 सूत्री मांगों में प्रखंड के डोडवार पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हर घर नल जल योजना के तहत बोरिंग व टावर का निर्माण नियमानुसार कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर नियम के अनुसार पंचायत में कार्य नहीं हुआ तो प्रखंड के अंदर सरकारी व सार्वजनिक परिसर से जल नल के बोरिंग को हटाया जाना चाहिए। इसी वार्ड में सभी सरकारी पंजी की जांच व उस पर किए गए हस्ताक्षर की जांच कर मिलान किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर में बदलाव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत व जल्दबाजी में लिए गए सभी फैसले को तत्काल रद्द करना चाहिए। वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव को सरकारी दिशा निर्देश के विपरीत चयन किया गया, जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई व नियम के विरुद्ध चल रहे जल नल योजना के कार्य पर तत्काल रोक लगाते हुए जांच सुनिश्चित किया जाए। प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में जल नल योजना की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के रंगाई व मरम्मती के नाम पर फर्जी वाउचर व बुक किए गए एमबी बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।
स्थल पर जिला सचिव शशिभूषण प्रसाद, अध्यक्ष उपेंद्र यादव, कुमार राणा प्रताप सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। काम को अविलंब रोक लगाया जाए और वहाँ जो व्याप्त अनियमितता है उस पर भी रोक लगाया जाए। उसके साथ ही पूरे जयनगर प्रखंड के अंदर जो जनरल योजना संबंधित जो संलिप्तता है उसको भी जो है जांच किया जाए। कितने आदमी बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? लमसम 20 आदमी जो है यहाँ पे है। भूख हड़ताल पर क्या आदमी रहेंगे? एक आदमी रहेंगे, उमाशंकर प्रसाद, अंचल अध्यक्ष बिहार खेतिहर मजदूर। 100 सूत्री मांग को लेकर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर अंचल कमेटी जयनगर के बैनर तले संगठन के अध्यक्ष उमा शंकर प्रसाद के द्वारा 12 बजे से भूख हड़ताल किया गया। यह 9 सूत्री मांग में मुख्य मांग है कि जल नल योजना में जो 7 निश्चय योजना के तहत योजना है, बड़े पैमाने पर जयनगर में लूट खसोट मचाया गया। इस लूट खसोट में वार्ड सदस्य, वार्ड के सचिव और बीपीआरओ का और जेई का संलिप्तता है। जैसे उदाहरण है कि आप जिसके ब्लॉक में हम लोग बैठे हुए हैं, इसके रंग रोगन के नाम पर लगभग लाखों रुपया फर्जी वाउचर, फर्जी एमबी बनाकर पूर्व तत्कालीन की पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ के द्वारा निकासी की गई है। लगातार आवेदन देने के बावजूद भी जांच नहीं है। इसलिए हमारी मांग है और इस भूख हड़ताल के जो ओर से भी मांग है कि गोरवार पंचायत सहित जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जल नल योजना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ जितना बंद पड़े जो है जल नल योजना से संबंधित सभी नल को चालू करवाया जाए। और ब्लॉक के रंग रोगन के नाम पर लाखों का लूट हुआ है, तो वैसे लूट करने वाले बीपीआरओ और जेई पर एफआईआर दर्ज और साथ ही साथ गोरवार पंचायत के 12 नंबर वार्ड में जो फर्जी तरीका से 15 लाख का योजना का निष्पादन किया जा रहा था, उस पर लिखित रोक लगाया जाए। जब तक जांच नहीं होता है, जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उस योजना को बंद रखा जाए। यही मुख्य रूप से 9 सूत्री मांग को लेकर आज जो है सो गांधीवादी विचारधारा के तहत भूख हड़ताल शुरुआत हुआ है। अगर प्रशासन मांग नहीं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर कार्ड अपडेट करने के लिए बीएलओ की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भूमि सुधार उपसमाहर्ता राजू कुमार ने घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता राजू कुमार ने बीएलओ को मधवापुर में निर्देश दिया कि वे घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करें। वे प्रखंड कार्यालय सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए बीएलओ की बैठक कर रहे थे। मतदाता सूची में दर्ज गृह संख्या के मुताबिक संबंधित घरों में वोटरों की संख्या को मिलाने और त्रुटि पाए जाने पर उसका सुधार करने के लिए उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया। महिला और पुरुष वोटरों की स्पष्ट जानकारी अंकित करने, मृत और नए वोटरों की रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन करने की बात भी उन्होंने बीएलओ से कही। 15 से 29 जुलाई तक बूथों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी डीसीएलआर ने बीएलओ को दी। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सभी बीएलओ प्राथमिकता के आधार पर हाउस टू हाउस वोटरों का सत्यापन करेंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अब अंतिम संस्कार पर सिर्फ बेटों का हक नहीं रहा। मिथिलांचल की एक बेटी ने यह कार्य करके समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया है। हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की, जिन्होंने अपने पिता दिवंगत प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, जो कि पूर्व एमएलसी थे, उनकी मृत्यु होने पर उसे मुखाग्नि दी। अब अंतिम संस्कार पर सिर्फ बेटों का हक नहीं रहा। मिथिला की एक बेटी ने पिता को मुखाग्नि देकर बेटा होने का फर्ज अदा किया है। बेटा नहीं होने पर समाज के लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं, तंज कसने लगते हैं। उन तमाम लोगों के लिए यह उदाहरण है। अब समाज की सोच और बंधन टूट रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज में बेटा बेटी के अंतर की मानसिकता को दूर किया जा रहा है। परंपरा तो पूर्वजों ने बना दी कि पुरुष ही दाह संस्कार करेंगे, पर अगर घर में महिलाएं भी हैं तो उनका आगे आना बुरा नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। अपने पिता पूर्व एमएलसी दिवंगत प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी को उनकी पुत्री पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुखाग्नि दिया। गौरतलब है कि पुष्पम प्रिया चौधरी
वही है जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी से चुनाव लड़ी थी। वहीं दिवंगत पिता प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी पूर्व एमएलसी जदयू के वरिष्ठ नेता थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में वैदेही कला परिषद के मासिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महाविद्यालय में कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वैदेही कला परिषद का मासिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत आशुतोष मिश्रा के सोलो वादन से हुआ। तबला पर प्राचार्य रविशंकर मिश्रा, हारमोनियम से संगत किए वादन अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शन हुआ। इसके बाद दक्षवत्स, आर्यन झा, अभिषेक झा, वैभव मिश्रा, प्रभु नारायण झा समेत कई लोगों के द्वारा गाया गीत बहुत ही सराहा गया। हारमोनियम पर प्राचार्य रविशंकर मिश्रा और तबला पर आशुतोष मिश्रा ने संगत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोलानंद झा, मंच संचालन प्राचार्य रविशंकर मिश्रा, धन्यवाद ज्ञापन वेदानंद शाह ने किया। कार्यक्रम में ज्योति रमन बाबा, रेवती रमन झा, दयानंद झा समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक के बाद रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर के नेतृत्व में तांगा चालकों के द्वारा रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से तांगा चालकों पर रेल, कस्टम और SSB द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया।
रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में तांगा चालकों की बैठक चालक सावीर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में चालकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श किया गया और चालकों ने तांगा के साथ स्टेशन परिसर से दर्जनों चालकों ने यूनियन के सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली, जो शहीद चौक, मेन रोड, महावीर चौक, भेलवा चौक, ब्लॉक रोड, पटना गद्दी चौक होते हुए स्टेशन चौक पर सभा में तब्दील किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भूषण सिंह अनुमंडल सचिव रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर ने कहा कि तांगा चालकों के गुजर बसर के जयनगर मारर नेपाल तक सवारी लेकर आते जाते हैं, लेकिन नेपाल सीमा पर कार्यरत कस्टम और एसएसबी के द्वारा अनावश्यक परेशान करने के साथ साथ रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे प्रशासन के द्वारा भी दमनकारी व्यवहार किया जाता है, जिसका यूनियन निंदा करती है और चालकों पर हो रहे प्रशासनिक दमन के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को शिकायत पत्र समर्पित करते हुए आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। बैठक व रैली में साविर, सुरेंद्र राम, शौकत, सुन्नत, दुखरन, मुस्तफा, सरफराज, छोटू, मंसूरी समेत कई चालक उपस्थित रहे। देखिए, हमारी मांग ये है कि हम लोगों को एसएसपी जो है नीचे होकर के कहता है जाने के लिए कस्टम द्वारा, कस्टम वाले वहाँ जो है दबाव डालता है एसएसपी को, तो एसएसपी कह रहे हैं हम लोगों को कस्टम वाला से आप जो है फरियाइए। कस्टम वाले आकर के हमारे यहाँ बोल देते हैं कि नीचा से भेजिए, ऊपर से नहीं भेजिए। और नीचा में गाय भैंस आदमी सब बंधा रहता है, एकदम सटा हुआ घर है, उसमें हम लोगों को जाने में बहुत कठिनाई होता है। और ऊपर से हम लोग चाहते कि हम लोग को कम से कम ऊपर से जाने दे, तो वो लोग नहीं जाने देता है। और कस्टम वाले क्या करता है, तो टैक्सी नंबर में नेपाली गाड़ी को जो है आने देता है, जयनगर से 10-12 ठो गाड़ी आता है और वहाँ मछट्टा के सामने जो लगाता है और कहता है कि थाने वाला को हम पैसा देते हैं तो यहाँ लगाता है। इसलिए कृपया है कि इस चीज़ पर अफसर लोग प्रभारी ध्यान दे, थोड़ा हम लोगों को ऊपर का रास्ता खोल दे, हमारी मांग यही है। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत स्थित विसहर के समीप संचालित सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि बहुत कम दिनों में इस स्कूल ने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा पेश कर मिसाल कायम की है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार किसी भी इमारत की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार बच्चे को बेहतर ही नहीं बेहतरीन बनाने के लिए एक अच्छे स्कूल की जरूरत होती है। हम बात कर रहे हैं हरलाखी पंचायत अंतर्गत विसहर स्थान के समीप संचालित सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल की, जो बहुत कम समय में अपना एक अलग पहचान बनाए हुए है। दरअसल इस स्कूल में बहुत कम समय में 250 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित है। अभिभावकों की माने तो इससे पूर्व उन्होंने कई निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजा, लेकिन संतोषजनक बदलाव देखने को नहीं मिला, जिसके बाद सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल में नामांकन कराया, जिसका परिणाम स्वरूप बच्चे इंग्लिश में ठीक से लिखना नहीं जानते थे, वह कुछ ही महीने में फटाफट इंग्लिश बोलने लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल के निदेशक नरेंद्र कुमार के द्वारा अनुभवी शिक्षकों को रखा गया है, जो पूरी ईमानदारी से पठन पाठन के साथ साथ बच्चों को संस्कार और संस्कृति भी सिखाते हैं। आज रिक्शा तांगा यूनियन के तले तांगा चालकों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हम लोग तांगा चालक के समस्या पर विस्तारित पूर्वक चर्चा किए हैं। तांगा चालक का एक ही मात्र रास्ता है, जयनगर से मारद वाले रास्ता। इसमें आने जाने में कुछ प्रशासन के द्वारा परेशानी भी किया जाता है और तांगा चालक को रेलवे स्टेशन में लगाने के क्रम में रेल प्रशासन के द्वारा कुछ शोषण भी किया जाता है, दमन भी किया जाता है। इस तमाम विषय पर हम लोग आज एक विचार विमर्श किए हैं और अभी के बाद एक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद हम लोग संबंधित प्रशासन से जो समस्या है, इस समस्या को लिखित रूप से हम लोग मांग करेंगे और मांग नहीं पूरा होने पर हम तमाम तांगा चालक उस विभाग, उस प्रशासन के खिलाफ में
सड़क पर आंदोलन करने पर बात आई। भूषण सिंह, रिक्शा तांगा यूनियन अनुमंडल सचिव जयनगर। What is your introduction? My name is Naresh Kumar. I am a boy. I read in Superfast English School, Harlagi. I read in class 7. My father's name is Mr. Vinod Mato. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Bulo Devi. She is a housewife. My favorite color is red. My favorite bird is peacock. My favorite animal is rabbit. My favorite fruit is pineapple. My hobbies are watching television and playing games. I live at Putga. My aim is to become a judge. That's all. Thank you. Thank you. सर, आपका जो सुपर फास्ट इंग्लिश जो विद्यालय है, जी जी, ये क्या हुआ? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ सर कि मेरा नाम नरेंद्र कुमार महतो हुआ और मैं सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल यहाँ पे विद्यालय में चला रहा हूँ। और जो मेरा विद्यालय है, जो एक पार्ट जो है जूनियर सेक्शन का उस तरफ है और जो सीनियर सेक्शन है क्लास 1 से ऊपर जो बैक साइड में है, उस सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो हम लोग खड़े हैं, ये आप सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल के हॉस्टल में खड़े हैं। बहुत बड़े शौक से बनाया हूँ कि मैं भी हॉस्टल बहुत देखा हूँ और मुझे भी लगा अपने आप को नहीं कि मैं अगर ये व्यवस्था मैं दूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यह व्यवस्था हमने दी है और करीबन जो है अप्रैल माह से मेरा ये हॉस्टल चल रहा है। ये हॉस्टल जो आप देख रहे हैं, ये सारा हॉस्टल का व्यवस्था है। अभी नए जो है शुरू किए हैं। ये सारे बच्चे जो है सब हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, सब इस तरह से बैठ के पढ़ते हैं। और जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि सर यहाँ बच्चे को रहने के लिए मैं अपने तरफ से फुल प्रयास करता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई कमी ना होना चाहिए। सबसे पहले बेड लगाया हूँ, हर बेड के सामने में एक रेक देख रहे हैं, वो रेक में दिया हुआ हूँ। और ये जो बेड जो दिए हैं सर, ये खास करके मॉस्किटो के लिए जो बहुत परेशानी होता था, तो मैंने ये स्टील वाला इस तरह से लगा दिया फिक्स, ताकि मजबूत भी हो और बच्चे को किसी भी प्रकार का परेशानी भी न हो। मेरा एक ही मकसद है सर कि जो हॉस्टल में अगर बच्चे को जो है घर से अगर बढ़िया व्यवस्था अगर नहीं मिले तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा शोभनीय नहीं माना जाता है, लेकिन उससे बेहतर कहीं व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपके सामने में है, हर चीज़ का व्यवस्था दी हुई है। जैसे कि देखिए, बच्चे सुबह उठते हैं, वॉश बेसिन यहाँ पर लगा दिए हैं, 2 वॉश बेसिन लगा दिए हैं, ताकि बच्चों को यहाँ से बाहर कहीं जाने की किसी प्रकार कोई जरूरत नहीं है। और ये जो देख रहे हैं सब, देखिए ऐसे तो दिखता है नहीं, लेकिन ये टॉयलेट है। ऐसे देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन दिखाना ही पड़ता है। ये टॉयलेट है अंदर में बच्चे का, जो रात बिरात कहीं भी हो, कहीं बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं। ये जो सेक्शन दे रहे हैं हम, ये पूरा हॉल को 2 सेक्शन में बांट दिए हैं। ए बॉयज का है, स्पेशल बॉयज का है। साथ में देख रहे हैं वहाँ देखिए कुछ बच्चे जो है वहाँ गेम खेल रहे हैं। आज मंडे है, छुट्टी के टाइम है, बच्चों को कंप्यूटर भी दे दिए हैं स्पेशल में, हॉस्टल वाले बच्चे को। उनके अनुसार अपना कंप्यूटर का भी व्यवस्था है, वो सब भी सीखते हैं। इस तरह व्यवस्था उन लोगों के लिए है। और चलते हैं सर दूसरे पार्ट में। जो ये दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर गर्ल्स लोगों के लिए है, खास करके स्पेशल में। ये जो पार्ट है सर, ये गर्ल्स लोगों का है। अभी जो है लोग को वर्क मिला हुआ है। कल जैसे बच्चे लोग को पूछा जाएगा, टीचर जो अभी अपना सबक याद कर रहे हैं, अपना कुछ पढ़ रहे हैं। और ये गर्ल्स का पार्ट हो गया। गर्ल्स और बॉयज दोनों जो है अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं सर। जो चीज़ आप देख रहे हैं बच्चों के सामने में है। और कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर जानकारी अगर जाना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते 7 जुलाई को लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर चौक स्थित SH 51 पर सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इलाज के नाम पर केवल दोनों व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह रेफर किया जाता रहा, जहां आनन फानन में उसे सड़क दुर्घटना के बाद खुटौना PHC में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया। मधुबनी सदर अस्पताल से उसे DMCH रेफर किया गया। DMCH से पटना एम्स रेफर किया गया और फिर पटना एम्स से उसे PMCH रेफर किया गया और इसके बाद PMCH से भी उसे IGMS रेफर कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि इलाज के नाम पर डॉक्टर केवल एक जगह से दूसरे जगह रेफर करते रहे और 3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर चौक स्थित सड़क SH 51 पर बीते 7 जुलाई को बाइक और
पिकअप की आमने सामने के भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर हो गई थी, जिसे बेहतर उपचार हेतु खुटौना सीएचसी के डॉक्टर ने मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। हालात को गंभीर देख डॉक्टरों ने दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया, फिर डीएमसीएच के डॉक्टरों ने पटना एम्स रेफर कर दिया और फिर एम्स के डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीएमसीएच से भी डॉक्टरों ने आईजीएमएस रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक अताबुल के पिता इस्माइल ने बताया, डॉक्टरों द्वारा लगातार रेफर किया जा रहा था और इस दौरान 3 दिन गुजर गए। गौरतलब है कि लौकहा थाना क्षेत्र के मझौरा निवासी मोहम्मद इस्माइल का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अताबुल, मोहम्मद कुद्दुस का 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुबारक तथा मोहम्मद जलील का पुत्र शोएब बाइक से कमलपुर बारात जा रहे थे, जहां 4 चक्का वाहन से भिड़ंत हो गई थी। इलाज के दौरान अताबुल और मुबारक की मौत हो गई, जबकि शोएब की हालत अब अस्थिर है। 22 वर्षीय अताबुल की 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, जिससे 4 महीने का एक पुत्र है। बाइक अताबुल के पत्नी के भाई की थी, जिसे वो चलाकर बारात जा रहा था। मृतकों के घर की माली हालत नाजुक है और ऐसे में कमाने योग्य व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नमस्कार, मैं राशिद राजा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मझौरा गांव है, जो मझौरा पंचायत के अंतर्गत आती है। फकी टोली कहा जाता है। कौन सा वार्ड है ये? 11 नंबर। वार्ड नंबर 11 है। ये मझौरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में है। ज्ञात हो कि पिछले 7 जुलाई को एक बाइक पर सवार 3 लड़के जो कि बारात जा रहे थे और कमलपुर में कहा जाता है कि पिकअप वाहन से भिड़ंत हो गई थी, जहां 2 की हालत नाजुक थी, जिसे खुटौना सीएचसी में रेफर किया गया था, जहां कहा जाता है कि एक बच्चे का जो है इलाज दरभंगा में चल रहा था और दूसरे का पटना में, तीसरे का खुटौना में। लेकिन बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान जो है उन दोनों ने अपनी जो है जिंदगी हार दी, यानी कि दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। और इसी संबंध में आज हम यहाँ मौजूद हैं और कुछ बातें करेंगे, कैसे क्या घटना घटी और इन लोगों को जो सामना करना पड़ा, क्योंकि कहा जाता है ये लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका जीवन यापन इतना अच्छा नहीं है जितना आम लोगों का होता है। इसी संबंध में आज हम यहाँ बातें करेंगे। तो बताते चले कि आपको यहाँ पर 2 लड़के हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। एक का नाम है जो कि बताया जा रहा है मझौरा पंचायत के मझौरा निवासी कुद्दुस शाह के पुत्र मोहम्मद मुबारक, और दूसरा है मोहम्मद इस्माइल के पुत्र अताउल। इन दोनों की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इन लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज करवाया है ताकि सड़क दुर्घटना का जो कुछ मुआवजा है वो इन्हें मिल जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही लाचार और गरीब किस्म के हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र के वो बच्चे थे और जो है सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। मैं फिर से आप लोगों को यही दोहराना चाहूँगा और एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप लोग बाइक चलावें या भी जो भी गार्जियन है, अपने बच्चों को बाइक तभी दें जब वो उस काबिल हो जाता है। सबसे पहले कि लाइसेंस ही होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रिपल राइडिंग कभी नहीं करना चाहिए। और अभी बरसात का समय है और अधिकतर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना होती रहती है। और यातायात का नियम सबसे पहले आना चाहिए, जिसमें हेलमेट, शूज़ और जो भी साधन है लिमिट में बाइक चलावें। कहा जाता है 40-50 से आगे नहीं बाइक चलना चाहिए। और भी कई नियमें हैं जो यातायात के अधीन आती है, मोटर बाइक व्हीकल्स एक्ट के अधीन आती है। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ ग्रामीण भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे। घटना जो हुई थी उसी संबंध में आपसे बात करेंगे कि 7 जुलाई को बताया जा रहा है कि दुर्घटना हुई थी कमलपुर में, लौकहा थाना क्षेत्र के जी। उसके बाद क्या से क्या मतलब मामला पड़ा, कैसे इलाज के लिए कहाँ कहाँ ले जाया गया? क्या नाम हुआ आपका और क्या कुछ बीता है? बहुत दुर्घटना बीता है। नाम क्या हुआ? कलाम शाह। हाँ मौजा, मेरा वो चाचा का लड़का था। मैं साथ में थे। किनके साथ थे आप? वो अताउल के साथ में। अताउल के साथ थे। कैसे क्या घटना घटी, क्या हुआ कुछ? 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद खुटौना ले गया, उसके बाद मधुबनी होते होते पटना ले गया। यानी समय काफी लेता गया, हाँ, डॉक्टर रेफर करते रह गए। हाँ।
उसके बाद पटना में कुछ दिन रहा, इलाज हुआ, उसके बाद डेट कर गया। कितना समय लिया वहाँ पर पटना में? यानी 8 तारीख को गए थे पटना, उसके बाद 12 तारीख को मृत्यु घोषित कर दी। क्या इलाज प्रॉपर चल रही थी या हाँ। कुछ ऐसा, मतलब नहीं, कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना था कि वेंटिलेटर पे डाला गया था, तो बताया जाता है कि उसमें 2 दिन 3 दिन तक तो ऐसे ही दिखाता है कि जिंदा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद यहाँ पे मौजूद थे। हाँ, हम सब कुछ देख रहे थे, आँख चल रहा था, सांस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। हम देख बात वगैरह कर रहे थे? नहीं, बात नहीं कर रहा, बात मतलब अनकॉन्शियस थे, मतलब कोमा में चले गए? हाँ, कोमा में चले गए थे, यानी पिपनी मार रहा था सब कुछ। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मझौरा पंचायत के मझौरा गांव के वार्ड नंबर 11 में, जहां बीते 7 तारीख को सड़क दुर्घटना हुई थी और 3 लड़के बाइक पर सवार थे, जहां 2 की स्थिति गंभीर थी, जिसे रेफर कर दिया गया था। और रेफर करते करते जो है लगभग 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहा, और उसी दौरान जो है इलाजरत के टाइम ही दोनों की जो है मृत्यु हो गई है। वहीं हम यहाँ आए हुए हैं पीड़ितों के पास, और एक ये है मुबारक के दादा हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी, मुस्तफ़ा जी, कैसे क्या मतलब हुआ? हम नहीं थे इतना साल, हम नहीं थे, हम गाँव में थे। जब ऐसा दुर्घटना के बारे में पता चला तो फिर कैसा? 3:30 बजे में हम लोग को पता चला, सब बेहोश में गिर गए, बच्चा का शोक में सब अपन पीड़ा में गिर गए। वही सबका पानी चढ़ता है, कोई बीमार पड़ गया, हर चीज़ क्षति हो गया हम लोग को। कोई गृहस्थ नहीं चला है, सब बीमार है, पानी चढ़ता है, दवा चलता है। इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया था, दरभंगा या पटना? मधुबनी से, खुटौना से मधुबनी गया, मधुबनी से दरभंगा भेजा, दरभंगा से पटना रेफर कर दिया। यानी एम्स में भी इलाज चल रहा है? दोनों का एम्स में? जी। थोड़ा पंचायत में है, सड़क दुर्घटना हुई थी, वही पीड़ित परिवारों से बात कर रहे हैं, जिसमें एक लड़का था मुबारक, जो कि बताया जा रहा है उनके पिताजी का नाम कुद्दूस था, और वही इनकी दादी है जुलेखा खातून। जब दुर्घटना हुई आपको मालूम चला, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? हमरा को दुनिया में रहले बुआ, उठाड़ा धड़पट कर लगलिए, उठाड़ा धड़पट बड़ कठिन से पोता के पोसने छलिए, जमान पोता, हमरा बाप 4-5 टा धिया पोता, आज कमा के नहीं खियल के हम लोग तो बेचैन भ गए, कतन दुनिया में रहलिए, उठाड़ा धड़पट के सब। अच्छा, क्या कितना बेटा है आपको? 4 गो। और किस बेटा का, मतलब वो बेटा था? जेठ बेटा के। जेठ बेटा है, कुद्दूस। हाँ, कुद्दूस। 5 भाई छली बुझल तो पोता लगा के 5 भाई, हम छोटका बेटा जैसे। कुद्दूस जी कितना बेटा थे? 2 बेटे। एक छोटा है, ये 2 ही बेटा है? 3 ठो बेटी है। 3 बेटी है? हाँ, छोटे पर। तो उनकी जो फौत हो गई है, तो क्या आप लोग इल्तिजा करेंगे सरकार से, उसके कर्मचारी से, पदाधिकारी से, कुछ मुआवजा के लिए करना चाहिए? हम लोग गरीब है, कैसे जिएंगे? कैसे बाल बच्चा के ब्याह करते मन बेटा को आशा चले, जिसका लड़का था बड़ा, कमाई में चले, लड़की है नाबालिग हो गया, गुजरात में कमाई चले बउआ। एक सवाल आपसे कहेंगे, इंतकाल हुई है, कौन कौन लोग आपके दरवाजा पर आए अभी? दरवाजा पर कहाँ कोई लगनी, कोई गांव के लोग, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद, तजुल मास्टर आए, तजम्मुल मास्टर आए, और ना कोई अपना गांव के सब। मुखिया जी आए थे? मुखिया जी ने क्या संतावना दी आप लोगों को? एकरो पानी चढ़े, हमरो पानी चढ़े, एकरो पानी चढ़े, हम लोग सबके सुइया गोटी दवाई चढ़े, डॉक्टर भिड़ल छै, नीचे के सुइया धतल के, माँ के सुइया धल के नीचे के, कोई होश में हवास में नहीं। अच्छे लड़का देखे छे भाई, सूरज के लड़का नहीं देखे छे, पोता के सूरज नहीं थे कतो, 3 पोता हमर चलिए से, अब मैं ने बाप ने अपने पोतने छलिए, दिक्कत उठा के पोता के, उससे पोता हमर चल गेले, कमाई छले गुजरात में। उसकी माँ चल गेले कहीं नहीं रही, बेचैन छले, हम लोग बड़ हैरान कर दिले, नहीं रहा कहीं भेज दिलिए। उसके अब्बा का, पिता का बहुत लोग चला गया, बड़ परेशानी में चले। भाई भी नहीं है उसका? जो मुबारक है उसका भाई भी नहीं है? नहीं, बच्चा के साथ अभी यहाँ पर है? सब कोई नहीं है साथ में रहेगा, संतोष होगा बच्चा के, संतोष के लिए बड़ परेशानी में। तो मैं आपको एक बार इन लोगों का जो है घर दिखा देते हैं कि किस तरह ये लोग रहते हैं और इनकी क्या माली स्थिति है। मैं आप लोग एक बार दिखा दूं, आइए मेरे पीछे पीछे। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये इस्माइल यानी कि अताउल का घर है। इस्माइल जो है उनके पिताजी हैं
और ये इनका घर है। मैं एक बार आपको घर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। कहा जाता है कि मजदूरी करते हैं, फिर जो है जो मजदूरी मिलता है मजदूरी करने के पश्चात, तो उसी से इनका गुजारा चलता है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, ये मट्टी का ये ऊपर एस्बेस्टस है, और ये भी अगर कच्चा मकान ही कहा जा सकता है, और इसके ऊपर एस्बेस्टस है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। और वही कहा जाता है कि एक लड़का जो कि कमाने लायक था, जो आगे चलकर माली हालात ठीक करता, अपने माँ बाप को मददगार साबित करता, वो इस दुनिया से चल बसा। बताया जा रहा है कि काफ़ी मशक्क़त किया गया कि किसी तरह से उसकी जान बच जाए, और लोगों ने काफ़ी गुहार भी लगाई डॉक्टरों से कि किसी तरह डॉक्टर फरिश्ते बनकर उसकी जान को बचा ले। लेकिन उन्होंने, कहा जाता है कि ये अताउल जो है लगभग 8 दिनों तक जो है ज़िंदगी से जंग लड़ा, और लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी से जंग हार गया। वही उनकी माता है, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए इधर। क्या नाम है आपका? अच्छा। बाद मछली रोपे धान तो बचवा गेले बोलबे ला, तो हम वही दिन भागलिए तो खुटौना गेलिए, तो खुटौना में नहीं रहते उमराए लगलिए हम खुटौना हॉस्पिटल में। तब ओतऽ से घुर के सब लाबे गेले के, तो साँझ में गेलिए दरभंगा। तो दरभंगा गेलिए तो छले हॉस्पिटल में भर्ती। तो हम सबके कहे लगलिए, पैर पकड़ के काने लगलिए जे हॉस्पिटल में नहीं किछु हेतै, प्राइवेट में लगबे। प्राइवेट में लेलकै, भरि राति भरि दिन प्राइवेट में रहलिए। फेन पैसा एलिए, चंदा बेरी कए कऽ पैसा लेलिए, गेलिए कऽ तो नहीं कोना भेलै, तब फेकलकै पटना को। तो संगे गेलिए पटना गेलिए तो वहाँ तो भर्ती केलकै बच्चा के। तो जाइए नीचा तो ओतऽ से चंदा बेरी कए कऽ भेजे लगे गेलै। सबके कहलिए, गोर दाढ़ी पकड़लिए, मुखिया सरपंच के सबके कहलिए, तो भेजे लगलै चंदा बेरी कए कऽ। तो ये तो हम दौड़ दौड़ कऽ जाइए बेटा लग। रवि के दिन में जे ऑपरेशन में लग गेलै, तो 12 बजे दिन में ऑपरेशन भेलै। तो 12 बजे दिन में ऑपरेशन जे भेलै कऽ, तो 5 बजे देलकै सबके देखै लए। तो गेलिए तो बाबू के आँखि से लोर जाइ छलै, तो हम लोर पोछि देलिए आ देखलिए बड़ चिकन बड़ बढ़िया। रवि के बिहान भए कऽ जे एगो छलै कऽ जनानी, एकरा कहलिए दीदी जे तोरा जे कतऽ बच्चा के भेंट करे लए आबै लए बुलबै लए, तो हमरो कहिए तऽ चलबै लाटमे, तो हम बेटा के देखब। तो ई कहलकै जे दीदी हमरा 2 गोरा के कहै छै बच्चा के घुमबै लए आबै लए। तो कहलिए दीदी हम जेबऽ संग। तो हम गेलिए, तो जते एकरा बच्चा के नहीं घुमबै छलिए, तते हम अपना बच्चा के राखै छलिए ऐसी में देने रही। तो एकरा देखलिए पूरा बदन खोलि देना, आ पट्टी जे दै छै अथी बांधै छै, बैंडेज जे करै छै, से कपड़ा भिजा के गर्दन से नीचा तलिक ढकि देना। ई बच्चा के घुरा के हम की केलिए 5 नंबर में लगा देलिए, आ 4 नंबर में गेलिए हम अपना लड़का ले। बड़ बोखार रहे ना, तो डॉक्टर के टांग पकड़ के काने लगलिए, डॉक्टर साहब हमरा बेटा के बड़ बोखार छै। तो कहलकै बोखार छै तो दै छियै दवाई देने छियै, पट्टी और दै छियै। तो हम एक क्षण बेटा के नाड़ी ताड़ी छीन लेलिए, घुर के चलि एलिए। तो 5 बजे में फेन हमर भैंसुर आर गेले, तो सब 5-7 गोरा तो सब गेले, सब बराबरी देखलकै। 5 बजे में हमहूँ गेलिए तो देखलिए के देह बोखार हटि गेल है, आ घुट्ठी तलिक दुनू पैर पत्थल रहे, पानि। फेन हम काने लगलिए डॉक्टर लग, जे डॉक्टर साहब हमरा कनकिरबा के पैर छै, पानि भए गेली, केना हेतै? ई लगे छै सर्दी पीड़ देलकै, पत्थल भऽ गेलै। तो कहै छै कि जे पानि देलिए ना अथी में जे छलै आईसी में छै, ताहिसँ एकरा सर्दी कनि ठंडा भेलै, बोखार खसलै एतै पर। हम कहलिए डॉक्टर साहब कोनो घटना नहीं ना? कहलकै कोनो घटना नहीं। हम ओतऽ से फेन चलि एलिए। 1 बजलै राति, तई हमरा जे बोलाहिट देलखिन, हम आदमी के भेजलिए हम अपना जात के। तो कहलकै खून चढ़ेतै, तो खून मंगेलिए खून चढ़ेलकै। भोर में जाकर जे फेन हम जे गेलिए लड़की के घुमबै लए, तो बाबू के देखलिए कनि कम उदास। तो कहलिए डॉक्टर साहब जे चेहरा कनि उदास छै लड़का के, की बात छै? कहलकै कुछ नहीं होगा, जकरा बोखार रहे जे बीपी नहीं आबै छै। हम कहलिए डॉक्टर साहब तो केना बीपी एतै? तो कहलकै हम मशीन लगबै छियै। तो मशीन लगेलकै तो बीपी एलै। तो कहलकै बीपी आबि गेल। तो बड़ चिकन रहे लगलिए। 9 बजे दिन में हमरा से चदर मांगलकै। हम कहलिए डॉक्टर, फिर हमरा डॉक्टर बोलेलकै के छियै अहाँ? हम कहलिए अताउल के अम्मी छियै। तो कहलकै से कोई नहीं है संग में? तो हम कहलिए हाँ छै संग। तो कहलकै बोलाबी। तो हमर शहर हमर जात गेल रहे नहाय लए, तो दुनू के बोला के लावलिए। तो गेले तो एगो जाइतो रहे संग में,
तो दोनों से दस्तखत करे लेकिन तब जाकर दिल चादर के हम कहलिए अपना जत कर कल हम चादर किया मांगल के बुआ को तो कल के जार जे भ गेले ते चादर मांगल को तखनी से दिल हमरा दहले लगले तो हम कहलिए से बुआ छै न बढ़िया तो हाँ बड़ चिकन बड़ बढ़िया छ एक जे बजले तखनी जे हमरा दिल गबा दे लगले हमरा अपने मन कलेजा फटे कानिए 3 बजले का तखनी हमरा जे मालूम भ गेले गेलिए जे देखे ला दोसर गोरा से पूछलिए दरभंगा करे कहले दीदी 5 नंबर में जेतू जाय छिए तो 4 नंबर में हमर कनकिरबा केना छी तो कहलकै कनकिरबा कहथिन से अहाँ के नीचा क देने आब हम नीचा से ला क गेलिए 2 नंबर में ताकै ला तो ऊपरो गेलिए ऊपर महल तली ताकलिए कतौ नहीं भेटली कतौ नहीं जे भेटले तो एगो लड़का कहलकै हमरा जे अहाँ के कनकिरबा डेट भ ओतै काने को शुरू कर देलिए ओतै काने को शुरू कर देलिए तखनी से रहत भर रात रहलिए भोर में 6 बजे भोर में हमरा गाड़ी पकड़ा देलक कहलकै पैसा जे चंदा के के लागन यार पैसा कम गेलो बड़का डॉक्टरी में देने छिए बुआ हमरा दुनू अथी के बस पकड़ा देलकै घर भेज देलकै तो पाछू को बुआ के ला के गेलै अताउल के कितने भाई बहन हैं 3 बहन छै 2 भाई छै भाई एगो छोटे छै सबसे बड़ा कौन है अताउल छै सबसे ज्यादा अताउल बेटा चले मोटरसाइकिल अताउल का था क्या एकरा साला के छै अताउल के साला के अताउल की शादी हो गई थी हां एक लड़का भी है सर कहाँ शादी हुई थी उसकी बस में कहाँ है लड़का अताउल की क्या उम्र रही होगी नहीं 21 साल नहीं 21 तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्माइल साहब के पुत्र अताउल मोहम्मद अताउल जिनका जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है उन्हीं के घर पर आज मौजूद हैं और उनकी माता श्री से बात किए थे और वही मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो बच्चा है जो शायद होश संभालता तो अपने पिता के साथ खेलता या उसके उंगली पकड़कर वो चलता लेकिन अब शायद पिता का साया जो है उठ गया है। ये है वो मृतक जो है अताउल के बेटा क्या नाम है इसका अताउल का बेटा रजाउल और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अताउल की शादी हो चुकी थी उम्र 21 वर्ष था और कहा जाता है कि बसहा में इसकी शादी हुई थी और एक पुत्र भी है और सड़क दुर्घटना में काफ़ी मशक्क़त होने के बावजूद वो ज़िंदगी से जंग हार गया। बताया जा रहा है कि काफ़ी चंदा भी किया गया था ताकि किसी तरह अच्छे से इलाज हो सके और जान बचा जा सके लेकिन जो है होनी को कौन टाल सकता है। मैं आप लोग को फिर से कहूँगा जब भी आप लोग बाइक चलाएं तो कृपया करके यातायात का जो है नियम अवश्य फॉलो करें। हमेशा गाड़ी को धीमी गति में ही चलाएं और ट्रिपल लोड तो बिल्कुल ना करें और जब आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप लोग गाड़ी का इस्तेमाल करें क्योंकि आजकल लगातार जो है सड़क दुर्घटना बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि एक बरसात के समय में सड़क में फिसलन बढ़ जाती है और उस दौरान जो है स्कीड करता है। जब ब्रेक मारा जाता है तो चक्के स्कीड करते हैं और ये संभवतः जो है ज़्यादा स्पीड रहने की वजह से स्कीड करता और सामने भिड़ जाता है। यहाँ भी वही हुआ, शायद स्पीड में बाइक रही होगी, उस साइड से मोड़ था और पिकअप आ रही थी और जब संभाला गया तब तक संभल नहीं पाया, भिड़ंत हो गई। मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड के मझौरा पंचायत अंतर्गत जो है मझौरा गांव है, वार्ड नंबर 11 है, जहां बीते 7 जुलाई को सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बाइक और एक पिकअप वाहन में जबरदस्त भिड़ंत हुआ था और उस दौरान जो है 2 लोग बुरी तरह से गंभीर घायल हो गए थे जिनको तुरंत उपचार के लिए खुटौना CHC केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मधुबनी भेजा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ जो है बताया जा रहा है जो भी पीड़ित परिवार है या जो भी मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो है रेफर करता गया और इस रेफर करने के दौरान जो है
2 से 3 दिन का समय लग गया और प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। यहाँ तक कि बताया जा रहा है बहुत बड़ी लापरवाही है कि डॉक्टर जो है इलाज करने से कतरा रहे थे। लगातार बताया गया खुटौना CHC केंद्र यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया, सदर अस्पताल से दरभंगा DMCH रेफर किया गया, दरभंगा DMCH से पटना एम्स रेफर किया गया और एम्स से PMCH रेफर किया गया। लास्ट में जो है IGIMS के पास रेफर किया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये मामला है मुबारक नाम जो लड़का था उसका है और जो है रेफर होता गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की बहुत बड़ी चूक या चूक कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए कि प्रॉपर इलाज न करते हुए लगातार रेफर करते गए और इस रेफर के दौरान जो है स्थिति नाजुक बनती गई। हालांकि अगर वक्त रहते डॉक्टर चाहते तो इलाज संभव था, जान बच सकती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार सरकार में जितने भी आपको डॉक्टर या जो भी सरकारी अस्पताल मिलेंगे उनकी हालत तो लचर है ही और वहाँ के डॉक्टर जो है बस नाम के डॉक्टर हैं और जो है मरीज को देखने से कतराते हैं। बताया गया परिजनों के द्वारा सीधा आरोप लगाया गया डॉक्टर का पैर तक पकड़ा गया फिर भी डॉक्टर जो है उस बॉडी को यानी कि उस मरीज को देखने से कतराने लगे थे। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा ये दोनों बच्चे जो है बारात जा रहे थे मझौरा से यानी कि वार्ड नंबर 1 वार्ड सदस्य जो है मोहम्मद साबिर के भाई का बारात था जो कि कमलपुर जा रहा था। क्या नाम था उसका? बाबर मियाँ के यहाँ उनकी बेटी के साथ इनका रिश्ता था और वो बाराती वहाँ जा रहा था। इस दौरान जो है घटना घटी लेकिन बताया गया कि अब तक जो है उन्होंने या उनके परिजनों के द्वारा कोई सुध नहीं लिया गया। हालांकि घटना के घटे हुए 2 सप्ताह शायद हो गया है लेकिन अब तक वो लोग यहाँ पर नहीं आए। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बाबूबरही के मदेश्वर स्थान हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार झा ने NOC को लेकर कुल 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मदेश्वर स्थान हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार झा, मदनेश्वर मेला कमेटी अध्यक्ष मदना गांव निवासी देवलाल यादव और क्षेत्र संख्या 35 के जिला पार्षद रहिकापुर गांव निवासी विपिन यादव सहित 8 से 10 अन्य असामाजिक लोगों के खिलाफ NOC के लिए गाली गलौज देने, मारने पीटने, ऑफिस के कई महत्वपूर्ण कागजात फाड़ने, कई दस्तावेज साथ लेकर जाने के आरोप में FIR दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रभारी हेडमास्टर अजय के साथ शनिवार को दिन में 11:30 बजे घटना घटी। तब वो अपने ऑफिस में कामकाज कर रहे थे। स्कूल जमीन में एक यात्री शेड बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC की मांग करने पहुंचा था। इनकार करने पर नामजद आरोपी प्रभारी के साथ घटना को अंजाम दिया। आरोपी जिला पार्षद प्रभारी की जेब से 5000 रुपए निकालने के आरोप हैं। सभी आरोपी जान से हाथ धोने और नौकरी से हाथ धोने की प्रभारी को धमकी दे गया। इधर पुलिस आरोपी जिला पार्षद और मेला कमेटी अध्यक्ष की कुंडली खंगाल रही है। खबर यह भी है कि पार्षद के ऊपर पूर्व से कई विवाद दर्ज है तो वही मेला के कमेटी लीगल या इल्लीगल चल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? हम सम्मान को है मास्टर साहब क्या करना चाहते हैं? बहुत गलत बात है। स्कूल में अभी है ना रिश्ता नहीं मारे रिश्ता नहीं मारे तो बोलना हमको स्कूल में अभी है बाद में कौन स्कूल रहेगा तुम्हारे बैसू स्कूल से निकलेंगे जी राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड से जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां डीएम ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जुड़े मामले, सेवांत लाभ, आवास योजना, सीपी ग्राम, लोक शिकायत, सूचना का अधिकार, न्यायालय में लंबित मामले सहित एजेंडावार कई विषयों पर समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार की चर्चा करते हुए कहा कि कई प्रखंडों में नए बीडीओ का पदस्थापन हुआ है। ऐसे में सभी बीडीओ अपने कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार हेतु गंभीरता पूर्वक कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रखंडों के निरीक्षण में क्रम में प्रखंड कार्यालय में कई कमियां देखने को मिल रही है। पंजियों का रखरखाव व संधारण में काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख पंजियों का संधारण व उसके रखरखाव पर विशेष बल दिया। सभी बीडीओ को लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने व उसका नियमित रूप से जांच करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों में साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। जल संरचनाओं के अतिक्रमण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि शेष अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाएं, साथ ही जीर्णोद्धार कार्य भी पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। आवास योजना की समीक्षा क्रम में यह पाया गया कि प्रथम किश्त व स्वीकृति के बीच मधेपुर, घुघरडीहा प्रखंडों में ज्यादा मामले लंबित हैं। साथ ही आधार सीडिंग में झंझारपुर, रहिका, मधेपुर, पंडौल का प्रदर्शन निम्न है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सप्ताह के अंदर लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले आवास सहायक पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी राशि उठाव कर कार्य नहीं करवाने वाले या गबन कर लेने वाले पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों को जल मीनार के मेंटेनेंस और कनेक्शन में आने वाली त्रुटि को मासिक शुल्क एकत्रित कर दूर करने के प्रयास करने का निर्देश दिया। नगर निगम मधुबनी में नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन 20 वार्ड में योजना पूर्ण है उसका विस्तृत सर्वेक्षण करवा ले। इन वार्डों में कितने घरों में जलापूर्ति हो रही है, कितने घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है, इन सब का सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट दें। उन्होंने नगर निगम मधुबनी अंतर्गत छूटे हुए वार्डों के योजना बनाकर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पंचायतों में कचरा प्रबंधन के तहत किए जा रहे कार्यों का प्रखंडवार समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक सभी प्रखंड डस्टबिन का क्रय कर ले। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि डस्टबिन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उपस्थित बीडीओ, बीपीआरओ को निर्देश दिया कि लोग डस्टबिन का उपयोग करें। इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाएं, साथ ही ओटीएफ प्लस को लेकर भी नियमित रूप से अभियान चलाएं। पंचायतों में जमा कूड़ों से कंपोस्ट बनाने का कार्य भी शुरू कराएं। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित बीडीओ जयनगर, कलवाही सहित 3 अनुपस्थित बीपीआरओ से स्पष्टीकरण पूछने व 1 दिन का वेतन स्थगित करने का भी निर्देश दिया। जिला सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कबीर अंत्येष्टि योजना का 100 समय समुचित लाभ कई पंचायतों में न मिलने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। समीक्षा के क्रम में सबसे ज्यादा लंबित मामले बिस्फी और बेनीपट्टी प्रखंड में पाए गए। वहीं बासोपट्टी और कलवाही प्रखंड में कोई लंबित मामला नहीं पाया गया। सभी पेंशनधारियों का बैंक खाता आधार से लिंक कराने के संदर्भ में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। आधार सीडिंग में सबसे ज्यादा लंबित मामले लौकही और बेनीपट्टी में पाए गए। पेंशनधारियों के पेंशन मिलने संबंधी भौतिक सत्यापन हेतु बताया गया कि 7 प्रखंडों को छोड़कर बाकी सभी प्रखंडों में यह करवाना लंबित है। एसएसपी एमआईएस पोर्टल पर एमवीपीवाई को छोड़कर अन्य सभी पेंशन योजनाओं में पंचायत सत्यापन पर लंबित सबसे ज्यादा मामले जयनगर और घुघरडीहा में पाए गए।
वहीं लखनऊ और लौकही में बहुतों का प्रदर्शन अच्छा पाया गया। समीक्षा के क्रम में बैटरी रिक्शा से संबंधित सभी प्रखंडों में बहुत ही कम लंबित मामले पाए गए। सहायक निर्देशक आशीष अमन ने कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं उनका इस सप्ताह में निष्पादन कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल थाना क्षेत्र के ककना ब्रह्मस्थान के पास से गोलीबारी की खबर सामने आई है, जहां अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के ककना ब्रह्म स्थान के पास सोमवार की देर शाम अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। इस गोलीकांड में उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ककना ब्रह्म स्थान के पास बाइक पर सवार अपराधियों ने उस व्यक्ति को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग गोली चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। लोगों को आता देख बाइक पर सवार अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस गोलीकांड में मृतक की पहचान ककना गांव निवासी शिव कुमार झा के 45 वर्षीय पुत्र विनय चंद्र झा के रूप में हुई है। इस घटना की सूचना पंडौल थाना को दी गई। सूचना पाते ही पंडौल थाना पुलिस दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लिया। कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गए। वहीं मृतक के परिजनों ने गांव के ही नवीन झा के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से ब्रह्म स्थान को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत व्यक्ति दिल्ली में रहकर कपड़ा व्यवसायी के दुकान में काम करता था। उसके 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। क्या घटना हुआ है? घटना हुआ है वहाँ पे गोली चला है। कहाँ पे? ब्रह्म स्थान के पास। कौन से ब्रह्म स्थान? ककना ब्रह्म स्थान। कौन मारा है गोली? नवीन झा मारा है। नवीन मिश्र। किनको गोली मारा है? विनय चंद्र झा को। कोई पुराना दुश्मनी था? पुराना दुश्मनी ऐसे कोई नहीं था। वो मंदिर के मैटर से दुश्मनी चल रहा था उन दोनों का। मृतक के पिताजी का नाम? शिव कुमार। जो गोली मारा वो भाग गया? वो भाग गया। जो मरा है उसका घर कहाँ पे है? वहीं पे ककनाई में। मंदिर को लेकर झगड़ा झंझट हो रहा था इसलिए गोली मार दी हुआ था, उसी कारण से है। मृत हो गए यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? कुमार था। आप उनके कौन हुए? हम उनके चाचा हुए। ये घटना क्या बजे का है? लमसम 7:30 बजे का। अभी ककना से एक गोली लगा हुआ पेशेंट आया था, क्या उसका वस्तुतः स्थिति है? एक मेरे पास ककना का विनय चंद्र झा है, पिता शिव कुमार झा है। मेरे पास ब्रॉड डेड आया है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत के वार्ड नंबर 6 के बरकी पोखरटोल में राजा सलहेस की पूजा की गई। इस दौरान सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक इस पूजा में हिस्सा लिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत के वार्ड 6 बरकी पोखरटोल में पासवान समुदाय के कुल देवता राजा सलहेस की पूजा बड़े ही धूमधाम व उत्साहपूर्वक की गई। बरकी पोखरटोल स्थित राजा सलहेस के मंदिर पर पूरे विधि विधान पूर्वक आयोजित राजा सलहेस पूजनोत्सव में गांव के संपूर्ण पासवान लोगों ने भाग लेकर पूजा को सफल बनाया। इस दौरान मंत्रों से देवता को सिद्ध किया गया। मिट्टी के बर्तन में बगैर चीनी और दूध के बने प्रसाद का वितरण राजा सलहेस पूजा के उपरांत श्रद्धालुओं में किया गया। राजा सलहेस को चीनी के लड्डू का भोग लगाया गया। राजा सलहेस पूजा में राजेश पासवान, रामबले पासवान, महेंद्र पासवान समेत सभी ग्रामीण उपस्थित थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।